प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और रूस की यात्रा पर होंगे। इन यात्रा का मकसद इन देशों के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करने के साथ ही भारत में निवेश को आमंत्रित करना है। जर्मनी और स्पेन की यात्रा द्विपक्षीय होगी, जबकि रूस के सेंट पीटरबर्ग में पीएम मोदी 2 जून को सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। 6 दिन की विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और रूस के शीर्ष उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल कल संयुक्त रूप से एक व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 31 मई को स्पेन पहुंचकर स्पेन के राष्ट्रपति मैरियानो रजॉय से भी मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच द्विपक्षीय हितों के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। वे स्पेन के राजा फिलिप 6 से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी भारत में निवेश के इच्छुक स्पेन के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ एक गोलमेज बैठक भी करेंगे। स्पेन से मोदी 1 जून को सेंट पीटरबर्ग जाएंगे, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 18वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये पहला मौका है जब द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन मॉस्को से बाहर हो रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2000 से सामरिक संबंध है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मोदी 2 जून को पेरिस जाएंगे, वहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पठानकोट के डिफेंस रोड पर करौली खंड के नजदीक सेना की दीवार के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग को कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल में बैग में से सेना में कुछ यूनिफॉर्म मिले हैं, जो कि नई है। देर शाम को पुलिस को सेना की दीवार के नजदीक एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे कब्जे में लेकर जांच शुरू की। संदिग्ध बैग मिलने के बाद इलाके की पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। पठानकोट इससे पहले भी आतंकी हमले का शिकार हो चुका है, लिहाजा इस बार सरकार और प्रशासन दोनों ही मामले की तह तक जाने में जुटे हुए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई नेता ही ये बात उठा चुके हैं कि चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी सरकार ना बना चुकी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों का भरपूर साथ मिला है। सिर्फ 3 साल में ही पुरानी पार्टी पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी हो गई और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए पंजाब आना चाहिए था। हालांकि 11 मार्च को पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का रुख नहीं किया। अब करीब 2.5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज 1 दिवसीय दौरे पर अमृतसर पहुंच रहे हैं। पार्टी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अमृतसर के छेहरठा रोड स्थित बीआर रिजॉर्ट में आज दोपहर 12 बजे आप अपनों के साथ प्रोग्राम के अंतर्गत वॉलंटियर से रूबरू होंगे। इस मौके पर पंजाब की समूची लीडरशिप मौजूद होगी। बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की आज दुबई में बैठक होगी। इस दौरान द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर चर्चा भी होगी। बीसीसीआई के अधिकारी अमिताभ चौधरी ये कह चुके हैं कि बीसीसीआई भारत सरकार की इजाजत के बिना सीरीज नहीं खेल सकती। इसके लिए उसे केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के बीच किए गए समझौते के तहत दोनों देशों को 2015 से 2023 के बीच 6 द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय सरकार ने बीसीसीआई को सीरीज के लिए मंजूरी नहीं दी। दोनों देशों के बीच यह समझौता 2014 में हुआ था। वहीं भारत ने 2015 में सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में पीसीबी ने बीसीसीआई को नोटिस भेजकर साल 2015 में नहीं हुई सीरीज के लिए हर्जाना भी मांगा था। बीसीसीआई ने दलील दी है कि दोनों बोर्डों के बीच समझौता हुआ था, न कि किसी प्रकार का कोई अनुबंध। आपको बता दें कि विदेशों में हुई क्रिकेट चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में टकरा चुकी हैं। झारखंड में बीती रात नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। रविवार की रात करीब 12:40 पर गया धनबाद रूट पर हजारीबाग स्टेशन के पास नक्सलियों ने रेल ट्रैक को ही उड़ा दिया। नक्सलियों ने इस हमले के लिए चिचाकी और कर्माबांध स्टेशन के बीच के ट्रैक को चुना। इसके चलते हावड़ा नई दिल्ली रेल लाइन सेवा पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल रोकनी पड़ गई है। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियों के पास के ही स्टेशन में फंसे होने की खबर है। रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं। इधर घटना के बाद पटरी को ठीक करने का काम लगातार जारी है। इसके अलावा माओवादियों ने गिरिडीह डुमरी मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ये घटना सुबह करीब 3 बजे की है। इसके बाद सड़क पर करीब 3 घंटे का जाम भी लगा रहा। नक्सलियों ने बिरनी के
गुरागुरु इलाके में एक निर्माणाधीन सड़क पर 3 मशीनों को जलाकर खाक भी कर दिया। झारखंड के नक्सलियों ने 29 मई की रात से एक दिन के बंद का ऐलान किया है। इधर सीएनटी एनसीपी एक्ट के संशोधन और आदिवासी जमीन के सरकारी अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। नक्सलियों ने चेतावनी दी है कि बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी दूसरे वाहन को चलने नहीं दिया जाएगा। बंद के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने 70 दिन पुरानी योगी सरकार को कानून व्यवस्था की लचर हालत के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी आज सूबे के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन सौंपकर कानून व्यवस्था में उनसे हस्तक्षेप की अपील भी की जाएगी। पार्टी का कहना है कि एक तरफ 3 साल पुरानी केंद्र सरकार फेल है, तो वहीं यूपी में योगी सरकार के 70 दिन के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। सपा सहारनपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार को पहले ही घेर चुकी है। हाल ही के दिनों में मथुरा में डकैती, सराफा व्यापारी हत्याकांड, वाराणसी में 10 करोड़ रुपए की डकैती, गोरखपुर में हुई हत्याएं सहित कई आपराधिक वारदातों को अपराधियों ने सरेआम अंजाम दिया था और इसे लेकर सपा नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बीजेपी शासन में बढ़ती हिंसा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज सभी जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी योगी राज में सूबे में कानून व्यवस्था के चरमराने पर सवाल खड़े कर प्रदर्शन करेगी, तो वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने इस सवाल के जवाब में कहा कि योगी सरकार अभी नई है, इसीलिए अभी वे इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। दरअसल इटावा में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव एक भट्टा व्यापारी के घर सांत्वना देने पहुंचे थे। भट्टा व्यापारी की पत्नी की 20 मई को हत्या कर दी गई थी। इस दौरान सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बेहद शांतिपूर्वक तरीके से कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि प्रदेश में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं को कैसे रोका जाए। मानना चाहिए काम। अब नई सरकार बनी है, तो अभी कुछ दिन हम इस पर कोई कमेंट नहीं अभी करना चाह रहे हैं, लेकिन घटनाएं बढ़ी हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं पर राज्यपाल राम नाईक ने योगी आदित्यनाथ की सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीघ्रता से कड़े कदम उठाए हैं। जांच जारी है। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सूबे में जल्द अपराध समाप्त हो जाएंगे। घटनाएं हुई है और उस घटना के बारे में शीघ्रता से मुख्यमंत्री के ओर से कदम उठाए गए हैं। मुझे आशा है ये बात जल्दी समाप्त होगी और जिनका दोष है उनके बारे में भी उन्होंने जांच बिठाई है, उसके अनुसार योग्य निर्णय करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन ने डिप्टी सीएम को पुलिस लाइन में नहीं बल्कि लखनऊ इलाहाबाद नेशनल हाईवे पर बीच सड़क में गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। इसकी वजह से उनके काफिले में आई सैकड़ों गाड़ियों की वजह से एनएच पर जाम लगा रहा, यात्री परेशान रहे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाजीपुर के सपा विधायक सुभाष पासी से 50 करोड़ रुपए की करेंसी बरामद हुई है, इसकी जांच की जा रही है। काले धन रखने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। मौर्य ने सपा राज में हुए घोटालों पर तंज कसते हुए जांच की बात एक बार फिर से दोहरा दी। मैंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग चल रही है, जंग में देश हमारे साथ है। नोटबंदी के फैसले के बाद पूरे देश के अंदर विरोधी दल के लोगों ने लगातार विरोध किया, आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने भाजपा का साथ दिया, मोदी जी का साथ दिया और हम लगातार विजय की ओर भी बढ़ रहे हैं या बेईमान पकड़े जा रहे हैं। पूरा प्रयास चल रहा है, जो बचेगा आगे करेंगे। केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद जगह जगह बड़े बीजेपी नेताओं को भेजकर मोदी सरकार के विकास कामों के पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। इसी कड़ी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर करीब 3 बजे मेरठ पहुंचेंगे और जनता को मोदी सरकार के 3 साल के कामों का लेखा जोखा देंगे। साथ ही एक सभा के जरिए उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। राजनाथ सिंह की सभा में मेरठ सहित आसपास के क्षेत्रों में भी लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की है, लेकिन बेटियां घर से लेकर सड़क तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रामपुर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां खुलेआम भरी दोपहरी में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक सुनसान सड़क पर 5 से 6 मंचलों ने 2 लड़कियों को पकड़ लिया और फिर उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों लड़कियां अपनी इज्जत की गुहार लगा रही हैं, लेकिन इन मंचलों के सर पर शैतान सवार था। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर की तस्वीरें हैं, जिससे साफ हो रहा है कि यहाँ बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। इन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही सरकार से कोई डर। इनमें से एक आरोपी को दबोच लिया गया है, लेकिन फिलहाल बाकी गुनहगार फरार बताए जा रहे हैं। कोई महिला और कुछ कहानी इस टाइप का लग रहा है, तो इसमें पुलिस ने थाना टांडा की पुलिस ने तत्काल उसका संज्ञान लिया, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक अभियुक्त जो उसमें दिख रहा है उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर आई योगी सरकार के लिए यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ताजा मामला आजमगढ़ का है, जहां कल रात में रानी की सराय थाना में एक क्लिनिक में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर एक डेंटल डॉक्टर और उसके भाई की हत्या कर दी। इधर डॉक्टर के भतीजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मारपीट के दौरान जमकर हवाई फायरिंग भी की गई। 2 कंपाउंडर किसी तरह से जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। गांव के प्रधान पर हत्या का आरोप है। इधर परिजनों ने हत्या के बाद जमकर हंगामा भी किया है। पुलिस के मुताबिक चुनावी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। थोड़ी देर पहले, करीब 1 घंटे पहले की घटना है। चौहान लोग और यादव पक्ष दोनों हैं, आपस में पूर्व में कोई विवाद था इनका, उसको लेके दोनों पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे की चोट से चौहान पक्ष के 2 व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। घटना का कारण अभी इनिशियली हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में कुछ मुकदमे और कुछ विवाद था चुनाव के टाइम का, तो अभी हम लोग उसको एग्जैक्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल कारण क्या है। मतलब कोटे का भी एक हुआ था 2-3 दिन पहले, तो उसमें मतलब उनको हम लोग वोट नहीं दिए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मारा हमको। कोटे का मामला था, उनको वो बोले थे कि हम लोग को मतलब जिताना है, तो हम लोग मतलब दूसरी पार्टी को दिए थे, उसकी वजह से। गोरखपुर की शाहपुर पुलिस ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल पुलिस ने दूल्हा दुल्हन को समझाकर थाने में ही शादी करा दी। खास बात यह है कि थाना परिसर में स्थित मंदिर में ही दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे भी ले लिए। इस दौरान पुलिस के साथ दोनों पक्षों के लोग शादी के गवाह बने। दरअसल बीती रात बारात में डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इधर परिजनों की पिटाई की वजह से युवक ने शादी से इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में बुलाया था। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर थाने में ही शादी करा दी। थाने के मंदिर परिसर में पंडित ने दूल्हा और दुल्हन की शादी संपन्न कराई। डीजे बंद कर दो, क्योंकि दिक्कत हो रहा है शादी में, क्योंकि हम लोग बंद कर दिए। ये बात जो बोलने गया उसको कलर में मन गला में धक्का देके हटा दिया। मैं साले तू क्या करने आया? इसी के लोग सबको मारने लगा। सब पिए हुए थे। हम लोग तो बंगाल के, हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सभी मार खाए हैं। मेरा मामा को भी मारा है, मामा को फूल गया है, और मामी को भी मारा है। वो औरत लोग को भी नहीं छोड़ा। उनके पास बाराती घरातियों में मारपीट हो गई है। इस सूचना पे पुलिस गई, दोनों पक्ष थाने आया, आपस में बातचीत करके समाधान करके लड़का और लड़की सहमत हो गए आपस में शादी करने को। उसके बाद बात शादी एक समझौता करके सब लोग रुखसत हो गए। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में ससुराल जा रहे एक युवक को 2 बाइक सवार ने हमलावरों ने गोली मार दी। पेट में गोली लगने के बावजूद घायल युवक ने हिम्मत नहीं हारी, बाइक चलाते हुए अपने घर पहुंचा। युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर देहात में बिना मान्यता के चल रहे इंटर कॉलेज में एक दिव्यांग युवक की जलकर मौत हो गई। कॉलेज में आग बुझाने का इंतजाम न होने से पिता अपने दिव्यांग पुत्र को जलता देखता रहा और कुछ नहीं कर सका। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बम ब्लास्ट होने से सनसनी फैल गई। इस ब्लास्ट में 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायबरेली जिले के झंझुहेटा गांव के रहने वाले चचेरे भाई बहन पास टीले से मिट्टी खोदने गए थे। तभी मिट्टी खोदने के दौरान अचानक एक मिट्टी का टीला ऊपर गिर गया, जिसमें दोनों दब गए। जब तक ग्रामीण उन दोनों को निकाल पाते, तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया था। जौनपुर में बेखौफ बदमाशों ने आज दिन दहाड़े असलहे के बल पर एक आर्मी मैन की पत्नी से लाखों रुपए के गहने समेत 35,000 रुपए से भरा बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की अदालत में सुनवाई जारी है। यह सुनवाई उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को लेकर हो रही है। इससे पहले 22 मई को मुख्यमंत्री ने अदालत में पेश होकर जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई ने विरोध किया है। वीरभद्र सिंह और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध किया जा रहा है। बिहार की शराब निर्माता कंपनियों ने अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय देने की मांग की है। इस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शराब कंपनियों की ओर से अमित सिब्बल द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और नवीन सिन्हा की खंडपीठ सुनवाई करेगी। इससे पहले 31 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने शराब कंपनियों को पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए 31 मई तक का समय दिया था। इसके साथ ही उनसे शराबबंदी और पुराना स्टॉक खत्म करने को लेकर बिहार सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया था। हालांकि शराब निर्माता कंपनियों ने तब सुप्रीम कोर्ट से शराब का स्टॉक खत्म करने के लिए 31 मई तक के लिए समय ले लिया था, लेकिन अब और समय देने के लिए कंपनियां फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। आपको बता दें कि बिहार में हर तरह की शराब बेचना और पीना बैन है। नवी मुंबई के वाशी के सेक्टर 17 में एक हादसा हुआ है, जहां ऑरेंजा कॉर्नर में सुबह करीब 8 बजे बेस्ट बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का ड्राइवर बस से बाहर गिर गया और बस आगे जाके दुकान में टकरा गई। गनीमत रही कि जिस दुकान से बस टकराई थी वो बंद थी। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकेंगे कि किस तरह से ये टक्कर हुई है। कार में लगे एयरबैग की वजह से कार चालक की जान बच गई। बिहार के विभिन्न जिलों में रविवार को बारिश के चलते वज्रपात और आंधी तूफान की चपेट में आकर 27 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 8 जिलों में बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 5 लोगों की मौत दीवार गिरने के कारण हुई, जबकि बाकी की मौत वज्रपात के कारण हुई है। पश्चिमी चंपारण के 2 अंचलों में 6, पूर्वी चंपारण में 5, जमुई में 4, मुंगेर एवं मधेपुरा में 2-2, वैशाली, सहरसा और समस्तीपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। उत्तराखंड में मानसून के आगमन से भले ही अभी देरी हो, लेकिन मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। इससे चारधाम यात्रा पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यात्रा के मार्गों समेत पर्वतीय जिलों में दुश्वारियां खड़ी हो सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर गौर करें तो आज से अगले 72 घंटे तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपदों में भारी वर्षा की संभावना है, जिससे भूस्खलन से मार्ग बंद हो सकता है। इसे देखते हुए विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने और सरकार से यात्रा मार्गों पर जरूरी एहतियात कदम उठाने की सलाह दी गई है। इसके मद्देनजर चारधाम यात्रियों और सरकार को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के मुताबिक राज्य में 1 जून तक ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना है। अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से तेज वर्षा हो सकती है। बात करें जो स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट से मॉडरेट है, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उसमें तो कंटिन्यूस चल ही रही हैं। आप कह सकते हैं कि पिछले 15-18 दिन हो गए करीब, और उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें जो बीच बीच में जब रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ी है देखने को मिली है। आगे भी बात करें तो 3 दिन, अब ये बात करें आज से लेके 3 दिन बात करते हैं, तो इसमें भी स्कैटर्ड जो एक्टिविटीज़ है अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग है या इधर पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ ये स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट से मॉडरेट अभी भी चलने वाले आगे 3 दिन। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह हुई रिमझिम बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस से भारी राहत मिली है। नोएडा और आसपास के कुछ इलाकों में बारिश 5 बजे सुबह शुरू हो गई थी और रुक रुक कर होती रही। इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। इस बारिश को अभी प्री मानसून की बारिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब चूंकि मानसून पहुंचने में अभी कुछ वक्त है। मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि रविवार और सोमवार को दिल्ली एनसीआर में तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। 30 मई को भी कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे, यानी अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना रहेगा। मेरठ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। मेरठ में एक रईसजादे ने शराब के नशे में रिहायशी इलाके में कार को दौड़ाया और जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार कार की चपेट में कई लोग आने से बाल बाल बचे, जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़कर हंगामा करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और रईसजादे को हिरासत में ले लिया। रईसजादा शराब के नशे में कार चला रहा था।
मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव नावला में पिछले सप्ताह राशन डीलर के पुत्र और उसके साथियों द्वारा 2 नाबालिग बहनों को तमंचे की नोक पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया था। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था। दोनों युवतियों का काफी समय से आरोपी युवकों राजन और सचिन से संबंध था। दरअसल 17 मई को मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव नावला की 2 नाबालिग मुस्लिम बहनों ने गांव के ही राशन डीलर के बेटे समेत 5 अन्य युवकों पर राशन देने के नाम पर बंधक बनाकर गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी पर इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मंसूरपुर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में गैंगरेप की बात सामने आई थी। बाकी 3 लोगों के नाम भी इसमें शामिल है। इसमें निष्पक्ष विवेचना की जाएगी। अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप की बात आई थी। 17 तारीख की घटना का उल्लेख करते हुए मुकदमा 23 तारीख को कायम कराया गया था। इसमें सारी कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये बात संज्ञान में आई है कि इन लड़कियों के उनसे पहले से संपर्क रहे हैं, संबंध रहे हैं। बाकी 3 लोगों के भी नाम आए हैं। इसमें निष्पक्ष विवेचना की जाएगी। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन किसी निर्दोष को भी जेल नहीं भेजा जाएगा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर करीब 11 बजे 3 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिससे ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की तरफ से दिल्ली की तरफ से जाने वाले रास्ते एक्सप्रेस वे पर 2 ट्रक पहले से ही खड़े थे। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में ट्रक आया जिसने आलू भरा हुआ था। ये ट्रक अलीगढ़ से दिल्ली आलू मंडी में सप्लाई करने जा रहा था। तभी अचानक ट्रक की एक टायर बस्ट हो गया जिसमें ट्रक अनियंत्रित होकर टकरा गया। अबली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस ने यहां 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने इन लोगों के पास से सोने के गहने भी बरामद किए। 160 grams gold, about 10 chains and 2 mobile phones, 2 Pulsar vehicle and 1 Apache vehicle has been seized. मुंबई के मलाड इलाके के पास वेस्टर्न हाईवे पर एक टाटा इंडिका कार में अचानक आग लग गई। घटना हाईवे पर पुष्पा पार्क के पास हुई है। गनीमत है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मेरठ में नगर निगम के खुले नाले मौत का सबब बनते जा रहे हैं। ताजा मामला मेरठ के जेल चुंगी का है, जहां 3 साल की मासूम बच्ची की घर के बाहर खेलते हुए नाले में डूबने से मौत हो गई। नाला खुला हुआ, गंदगी से भरा हुआ। शिकायत करी बहुत दिनों से, नाले की कोई सफाई सुनाई नहीं हो रही है। कितनी बच्ची है वो? 3 साल की है। शिकायत की थी पहले भी आपने नाले के लिए? हाँ, पहले भी शिकायत करी थी। कोई सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई।